बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सेकंड स्टेज यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 को स्टार्ट किया हुआ है। इस सिलसिले में हमने बुनियादी नौइयत का चैप्टर कि जिसमें हम ऑर्गेनाइजिंग ए कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं। आज के लेक्चर से पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन बेसिक्स को डिस्कस कर लिया, ऑर्डिनरी शेयर्स उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस कर लिया, फिर हमने ट्रेजरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स और उसकी कैटेगरीज और उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस कर लिया है। आज हमारा लेक्चर नंबर 34 और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक होगा डिविडेंड एंड इट्स टाइप्स और दूसरा अहम टॉपिक होगा स्टॉक स्प्लिट, यानी जब स्टॉक को तकसीम किया जाता है छोटी वैल्यूज़ में। और फिर हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग प्रोसेस के तहत इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या की जाती है, यानी जब स्टॉक को स्प्लिट करते हैं तो क्या इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री होती है। और इसी तरह जब डिविडेंड की हम मुख्तलिफ़ इक़साम की बात करेंगे तो इसकी मुख्तलिफ़ स्टेजेस होती हैं। पहले डिविडेंड को अनाउंस किया जाता है, दैन इसको रिकॉर्ड या पे किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने टॉपिक के मेन इश्यूज़ की तरफ। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर राना आसिफ शहजाद अली। जैसा कि पिछले तमाम लेक्चर्स में हमने किया है कि जब हम अपना एक टॉपिक या लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो हम अपने टॉपिक को रिव्यू करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है कॉरपोरेशंस ऑर्गेनाइजिंग शेयर ट्रांजैक्शन डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इस टॉपिक में कुछ चीज़ों को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि लेक्चर नंबर 34 में डिस्कस होगा वो डिविडेंड का है और साथ में हम स्टॉक स्प्लिट की बात करेंगे। तो हमारे प्रीव्यू स्लाइड का जो सेंट्रल पार्ट है डिविडेंड्स, ये हमारा आज के लेक्चर नंबर 34 में टॉपिक कवर होगा। इसमें हम कैश डिविडेंड की बात करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट यानी अकाउंटिंग में इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और क्या अकाउंटिंग एंट्रीज पास की जाती है, इसकी बात करेंगे। फिर हम शेयर या स्टॉक डिविडेंड की बात करेंगे और उन कंडीशंस की वजाहत करेंगे कि जब कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को बजाय कैश डिविडेंड देने के स्टॉक डिविडेंड देती हैं। और इसी तरह फिर हम बात करेंगे शेयर स्प्लिट या स्टॉक स्प्लिट की कि क्या ज़रूरत महसूस होती है कि कंपनी अपने शेयर्स को डिवाइड करके छोटी या स्मॉलर वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देती हैं और नंबर ऑफ़ शेयर्स की तादाद बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट, चलिए पहले हम आज के लेक्चर के जो लर्निंग आउटकम्स हैं या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं पहले उसे डिस्कस करते हैं। आज का चैप्टर या आज का लेक्चर स्टडी करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे टू प्रिपेयर द एंट्रीज़ फॉर कैश डिविडेंड एंड शेयर डिविडेंड, यानी उन कंडीशंस की बात करेंगे और वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखेंगे कि जिसके तहत जब कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स के लिए कैश डिविडेंड की अनाउंसमेंट करती हैं या कैश डिविडेंड की पेमेंट करती हैं, और इसी तरह अगर उनके पास लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर ना हो तो वो अपने शेयर होल्डर्स को जो उनकी डिविडेंड का अमाउंट बनता है उसके इक्विवेलेंट स्टॉक डिविडेंड भी ऑफ़र करते हैं। और फिर हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 2 होगा शेयर आर स्टॉक स्प्लिट, यानी हम शेयर को जब स्मॉलर वैल्यू में तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या होता है और आया अकाउंटिंग के रूल्स के तहत वहाँ पे कोई अकाउंटिंग एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, यानी अकाउंटिंग लैंग्वेज भी इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने आज के पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ कि जिसमें हम देखेंगे प्रिपेयर द एंट्रीज़ फॉर कैश डिविडेंड एंड शेयर डिविडेंड, यानी हम दोनों इश्यूज़ को देखेंगे कि कैश डिविडेंड को जब हम डिसाइड करते हैं कि अपने शेयर होल्डर्स को कैश डिविडेंड देना है तो कौन कौन से आपको अकाउंटिंग प्रोसेस या मराहल में से गुजरना होगा, और इसी तरह से जब शेयर डिविडेंड की बात करेंगे तो उसके मराहल क्या होंगे। तो स्टूडेंट, पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि डिविडेंड क्या होता है और इसकी तकसीम किस बुनियाद पे होती है। तो डिविडेंड बेसिकली शेयर होल्डर्स को उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है शेयर्स की सूरत में उनको एनुअल प्रॉफिट में से कंपनीज
पर शेयर की बुनियाद पे इनकम में से हिस्सा देती हैं कि जिसको आप डिविडेंड का नाम देते हैं। डिविडेंड एक ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि जिसकी तरफ देख के इन्वेस्टर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या शेयर्स खरीदते हैं, और अगर इस डिविडेंड का अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड हो तो इसका असर आपकी शेयर की वैल्यू पे भी होगा, और बढ़ती हुई शेयर वैल्यू जो होती है कंपनी के सक्सेसफुल होने की अलामत समझी जाती है। Distribution of cash or shares to the shareholders on a pro rata or proportional basis, यानी शेयर होल्डर्स के पास जिस रेशो में शेयर्स होते हैं उसी रेशो में उनको डिविडेंड मिलता है, लेकिन मेक श्योर दैट कि डिविडेंड का जो रेट या पर शेयर डिविडेंड की जो अमाउंट होती है वो पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है। यानी जिस वक्त एक कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होता है तो एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटीज़ को देखते हुए, कंपनी की ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज़ और परफॉर्मेंस को देखते हुए कि कितना डिविडेंड देना है। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर का डिविडेंड तो पहले से ही डिसाइडेड होता है। जिस वक्त कंपनीज अपने शेयर इशू करती हैं प्रेफरेंस तो उसी वक्त साथ बता दिया जाता है, लेकिन कॉमन स्टॉक होल्डर्स को जो डिविडेंड देना होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड किया जाता है बाय कंसल्टिंग एंड सीइंग द परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटीज़ को देखते हुए। इस डिविडेंड के अंदर कमी या बेशी हो सकती है। टाइप्स ऑफ डिविडेंड, कितनी किस्म के डिविडेंड होते हैं? डिविडेंड कैश की सूरत में दिया जाता है, डिविडेंड शेयर्स की सूरत में दिया जाता है, प्रॉपर्टी की सूरत में दिया जाता है या स्क्रिप की सूरत में दिया जाता है। यानी स्क्रिप का मतलब ये होता है कि शेयर फर्दर स्मॉलर पार्ट्स के अंदर भी तकसीम किए जा सकते हैं। डिविडेंड्स एक्सप्रेस्ड किस सूरत में शो होता है? एज ए परसेंटेज ऑफ द पार आर स्टेटेड वैल्यू, यानी डिविडेंड को जब कैलकुलेट करते हैं तो पर शेयर की बुनियाद पे भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, या एक शेयर की स्टेटेड या पार वैल्यू से जो डिविडेंड की रेशो होती है उससे मल्टीप्लाई करके पर शेयर डिविडेंड निकाल लिया जाता है, और जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करने से टोटल डिविडेंड कैलकुलेट हो जाएगा। जबकि दूसरा मेथड इसमें एज ए डॉलर अमाउंट पर शेयर, यानी पहले से ही डिसाइडेड होता है कि पर शेयर की बुनियाद पे कितना डॉलर अमाउंट दिया जाएगा, और एक इन्वेस्टर के पास जितने शेयर्स होते हैं उन नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करने से हम टोटल डिविडेंड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ों को आपके लिए समझना और जांचना बड़ा ज़रूरी है। जब भी हम कैश डिविडेंड की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए 3 डेट्स की निशानदही या उन डेट्स का जो दरमियानी पीरियड है उसको देखना, क्योंकि अकाउंटेंट्स जब चीज़ों को नोट करते हैं तो बेसिकली 3 डेट्स को हाईलाइट करते हैं कि जब भी डिविडेंड चूँकि कंपनी के लिए एक लायबिलिटी होती है, तो जब कंपनी अपने सालाना अजलासे आम में प्रॉफिटेबिलिटीज़ को देखते हुए डिविडेंड को डिसाइड कर लेते हैं तो फिर वो डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो डेट कंसिडरेबल होती है वो डिक्लेरेशन डेट होती है। डिक्लेरेशन डेट के ऊपर भी जब आप डिविडेंड को डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको एक अकाउंटिंग एंट्री की सूरत में रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है ताकि पता चल जाए। और क्यों कि डिविडेंड एक दफ़ा जब अनाउंस हो जाता है तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब क्लियर हो जाती है, जस्टिफाई हो जाती है, तो उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। दूसरी डेट जो कि कैश डिविडेंड की सूरत में कंसिडरेबल होती है वो रिकॉर्ड डेट होती है, और अमूमी तौर पे जो रिकॉर्ड डेट होती है वो कोई 20 से 22 दिन के टाइम के बाद ही होती है। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स आर एलिजिबल फॉर डिविडेंड, यानी रिकॉर्ड डेट में ये डिसाइड कर लिया जाता है कि जिन लोगों के नाम शेयर होल्डर रजिस्टर के अंदर मौजूद हैं वो एंटाइटल्ड होते हैं, हकदार होते हैं कि उनको डिविडेंड की अदायगी कर दी जाए। जबकि तीसरी डेट जो कि लाजमी तौर पे कंसिडर की जाती है वो पेमेंट डेट होती है, यानी जब डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर दिया है और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ कवानीन मौजूद हैं, लेकिन तमाम जगहों पे ये चीज़ जस्टिफाइड है और एग्रीड अपॉन है कि इसको करंट लायबिलिटी के पोर्शन में रखा जाता है। और करंट लायबिलिटी के लिए जैसा कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर डिविडेंड के मतलब कानून ये है कि एक दफ़ा जब डिविडेंड अनाउंस कर दिया जाए तो
पहले 45 डेज़ के अंदर अंदर इसको अदा करना ज़रूरी होता है। लेकिन लॉ ने प्रोविजनल आपको एक्सटेंशन भी ग्रांट की हुई है। अगर आप 45 दिन के अंदर डिविडेंड अदा ना कर सके तो फर्दर आपको एक्सटेंशन दे दी जाती है 45 दिन की। तो टोटल 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर डिविडेंड को अदा करना ज़रूरी होता है, चूँकि ये लायबिलिटी आपकी विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड ही क्रिएट भी होती है और इसको पे ऑफ भी कर दिया जाता है। तो इस वजह से हम इसको करंट लायबिलिटी पोर्शन के अंदर जो है इसको स्पॉट करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट के लिए ये चीज़ जांचनी ज़रूरी है कि जब भी कैश डिविडेंड अनाउंस करेंगे या आप देंगे तो 3 किस्म की डेट्स को मद्देनज़र रखना होगा: डिक्लेरेशन डेट, रिकॉर्ड डेट एंड पेमेंट डेट। अब हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। कैश डिविडेंड फॉर ए कॉरपोरेशन टू पे अ कैश डिविडेंड इट मस्ट हैव, जब कंपनियां डिसाइड करती हैं कि अपने शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड है वो कैश की सूरत में देना है, तो कुछ चीज़ों को जहन में रखना होगा, यानी उनके इल्म में हो। नंबर 1, रिटेन्ड अर्निंग, कि इनकी अर्निंग क्या है, जमाशुदा प्रॉफिट। यानी रिटेन्ड अर्निंग को 2 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। एक जो पिछले सालों से आपकी कंपनी की इनकम मौजूद है वो, और प्लस इस साल की यानी करंट पीरियड की इनकम जो कि आपने इनकम स्टेटमेंट में कैलकुलेट की होती है वो भी रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट के अंदर शिफ्ट हो जाती है। पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग इज़ लीगल इन ऑल जुरिस्डिक्शंस, यानी तमाम जगहों पे जहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है ये लाजमी तसव्वुर किया जाता है कि डिविडेंड की अदायगी रिटेन्ड अर्निंग में से होती है, और मोस्ट प्रॉबेबली जो करंट ईयर प्रॉफिट होता है उसको उसमें से अदा किया जाता है। नंबर 2, एडुकेट कैश, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन भी बेहतर होनी चाहिए, यानी एसेट की सूरत में, चाहे उसके पास बैंक में या हार्ड कैश की सूरत में इनफ पैसा पड़ा हुआ हो ताकि वो कैश डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। नंबर 3, अ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जब डिविडेंड को डिसाइड कर लिया जाता है तो डायरेक्टर्स की तरफ से इसको डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है, और जब एक दफ़ा डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया जाए देन इट विल बिकम लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, ये कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है जिसको आपने पाकिस्तान के कवानीन के तहत 45 डेज़ के अंदर अंदर अदा करना होता है। और अगर आप 45 डेज़ के अंदर इसको अदा ना कर सके तो फर्दर 45 डेज़ की एक्सटेंशन मिल जाती है, और टोटल अकॉर्डिंग टू कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 इसको 3 महीने के अंदर अंदर अदा करना ज़रूरी होता है। अब जब हम कैश डिविडेंड की बात करते हैं तो ये तमाम प्रोसेस जो डिविडेंड की कैलकुलेशन है, डिविडेंड की असेसमेंट है, इसकी डिक्लेरेशन है, इसकी रिकॉर्ड है या इसकी पेमेंट है, इसको मुख्तलिफ मराहल से गुजरना पड़ता है। हम इसको कैश डिविडेंड या डिविडेंड साइकिल का नाम भी देते हैं। यानी हम कह सकते हैं हाउ डिविडेंड वर्क्स, डिविडेंड कैसे वर्क करता है। नंबर 1 स्टेज पे शेयर परचेज, यानी ज़रूरी होता है डिविडेंड तो उन्हीं लोगों को मिलेगा कि जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। एन इन्वेस्टर परचेज 1 or more शेयर इन आ डिविडेंड पेइंग कंपनी, यानी इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी होगा कि वो किसी कंपनी के अंदर अपनी सरमायाकारी करे, यानी उसमें शेयर्स परचेज़ करे। दूसरी स्टेज पे क्वार्टरली रिपोर्टिंग, कंपनी एवेल्यूएट्स परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड पे कंपनी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखती है बाय प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, और उससे उसको पता चलता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं, रिजर्व्स कितने हैं, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्या इतने रिज़र्व या हार्ड कैश की सूरत में आपके पास लिक्विडिटी बेहतर है, क्या आप इस डिविडेंड के मतलब सोच सकें या अदायगी कर सकें। नंबर 3, डिविडेंड अनाउंस्ड, ये अमूमी तौर पे बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होता है। कंपनी डिक्लेयर्स एंड अनाउंसेस आर डिविडेंड पेमेंट, यानी पर शेयर की बुनियाद पे भी हो सकता है, और टोटल जो आपका कैपिटल होगा कंपनी के अंदर उसके मुताबिक भी एक रेशियो डिसाइड कर ली जाती है। नंबर 4, डिविडेंड डेट सेट, कंपनी अनाउंसेस द डिविडेंड अमाउंट एंड डेट, कंपनी अनाउंस कर देती है कि किस तारीख को डिविडेंड की अदायगी की जाएगी। और लास्ट पॉइंट जो होता है इस अकाउंटिंग यानी डिविडेंड वर्क साइकिल के अंदर वो डिविडेंड पेड का है, जो लास्ट प्रोसेस होता है। इन्वेस्टर इज़ पेड द स्टेटेड डिविडेंड फॉर ईच शेयर दे ऑन,
यानी हर शेयर के बदले जो कि उसके मलकियत में होगा उसको एक फ़िक्स रेट जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड किया जाता है उसके मुताबिक डिविडेंड की अदायगी की जाती है। तो इस तरह से आपका जो कैश डिविडेंड पेमेंट का साइकिल है वो मुकम्मल होता है। यानी ये अमूमी तौर पे या जैसा कि हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है ये 5 स्टेजेस या 5 फैक्टर या सेक्टर्स पे मुश्तमिल एक साइकिल होता है। एंट्रीज़ फॉर कैश डिविडेंड। अब हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि जब आप कैश डिविडेंड को डिसाइड करते हैं तो उसको कौन कौन से मराहल से गुजारना ज़रूरी होता है। जैसा कि हम पहले ही वजाहत कर चुके हैं कि जब भी आप कैश डिविडेंड देंगे तो आपके लिए 3 कंडीशंस का या 3 डेट्स को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है कि जिसके अंदर पहले डिक्लेरेशन डेट होती है, दूसरी रिकॉर्ड डेट होती है और तीसरी पेमेंट डेट होती है। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी डेट पे क्या एंट्री करने की ज़रूरत होती है और आया हर स्टेज पे एंट्री की ज़रूरत है या किसी को स्किप भी किया जा सकता है। इस चीज़ को हम एक इलस्ट्रेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ऑन December 1 द डायरेक्टर्स ऑफ मीडिया जनरल डिक्लेयर a €0.50 पर शेयर कैश डिविडेंड। यानी 1 दिसंबर को कंपनी के डायरेक्टर्स ने यह फैसला किया कि पर शेयर की बुनियाद पे €0.5 यानी €0.50 डिविडेंड दिया जाएगा ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ €10 पार वैल्यू ऑर्डिनरी शेयर्स। जबकि कंपनी के एग्जिस्टिंग जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो 1 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर की जो पार वैल्यू है वो €10 है। द डिविडेंड इज़ पेएबल ऑन जनवरी 20। कंपनी ने डिविडेंड जो है वो जनवरी 20 तक अदा करना है टू शेयर होल्डर्स ऑफ द रिकॉर्ड ऑन December 22। यानी कंपनी ने 1 दिसंबर को अनाउंस किया है यानी डिक्लेयर किया है, जबकि 22 दिसंबर को जाके ये डिसाइड किया है कि किन किन को आपने डिविडेंड देना है। जब आपने डिसाइड कर लिया तो उसके बाद फिर जो थर्ड डेट है वो पेमेंट डेट जो सेट की गई है वो जनवरी 20 है। तो यहाँ पे हमने 3 डेट्स को जस्टिफाई कर लिया। डिक्लेरेशन डेट December 1, डेट ऑफ रिकॉर्ड December 22 एंड पेमेंट डेट जनवरी 20 ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो अब जब हम डिविडेंड को अनाउंस करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त हम एंट्री क्या करते हैं, पहले तो हमें इस कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है कि डिविडेंड कितना बनेगा। तो 1 लाख शेयर्स हैं आपके आउटस्टैंडिंग, जबकि हमने डिसाइड किया है कि €0.50 पर शेयर कैश डिविडेंड दिया जाएगा। तो पहले हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जब आप डिविडेंड को अनाउंस करते हैं तो डिविडेंड को डेबिट किया जाता है यानी कैश डिविडेंड डेबिट, और क्रेडिट हम कर देते हैं डिविडेंड पेएबल्स को। इसकी कैलकुलेशन कुछ यूँ होगी कि इस 1 लाख शेयर्स को कैश डिविडेंड पर शेयर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 लाख को जब €0.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये €50,000 बनेंगे, जो कि इस एंट्री में हमने नोट कर लिया है। दूसरा अब हम देखेंगे कि डेट ऑफ रिकॉर्ड पे कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ जब कंपनियां अपने डिविडेंड की अदायगी करेंगी तो उस वक्त हमें इसको रिकॉर्ड करना होगा। तो डिविडेंड अब चूँकि ये प्रोसेस अदायगी का है, हमने पहली स्टेज पे जिस वक्त डिक्लेयर किया था कैश डिविडेंड को एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी के तौर पे डेबिट कर दिया था और इसके अगेंस्ट अपनी लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट किया था। चूँकि डिविडेंड अभी अदा करना था, लाइबिलिटीज़ जब बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं। जब हम इसी लाइबिलिटी की अदायगी करने लगेंगे जनवरी 20 को यानी पेमेंट डेट को, तो ये जो हमने पहले एक लाइबिलिटी की 50,000 को हमने क्रेडिट किया था, इस लाइबिलिटी को ख़त्म करने के लिए हम डेबिट कर देंगे, जबकि इसके अगेंस्ट कैश क्रेडिट हो जाएगा। यानी आपकी ये लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई, तो आपकी लाइबिलिटी में कमी आ गई और एक एसेट यानी कैश में उतने ही अमाउंट के साथ कमी आ गई। तो स्टूडेंट ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब किसी एक स्पेसिफिक पीरियड के अगेंस्ट आप डिविडेंड की अनाउंसमेंट करते हैं और उसी पीरियड के अंदर आप उसको अदा भी कर देते हैं, तो यहाँ पे जो कैश डिविडेंड होगा जिसको कि हमने यहाँ पे एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी के तौर पे नोट किया है, उस अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे उसको क्लोज़ करना ज़रूरी होता है। जब इस कैश डिविडेंड जो कि 50,000 का फर्स्ट एंट्री यानी डिक्लेरेशन डेट पे हमने जो एंट्री की थी उसमें कैश डिविडेंड को 50,000 से डेबिट किया हुआ है, जब इसको क्लोज़ करेंगे तो कैश डिविडेंड को क्रेडिट कर देंगे और इसके अगेंस्ट रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट कर दिया जाता है। चूँकि इसको रिटेन्ड अर्निंग जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी जब भी डिविडेंड देती हैं तो अपने
रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस में से, और ख़ास तौर पे अगर उनके पास करंट ईयर प्रॉफिट हो तो उसमें से अदा किया जाता है। कैश डिविडेंड, इसको मज़ीद डिटेल में देखते हैं। अगर हम इस चीज़ को प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर अप्लाई करें तो फिर कौन सा प्रोसेस या प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा। एलोकेटिंग कैश डिविडेंड्स बिटवीन प्रेफरेंस एंड ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी हम इस चीज़ का भी तो फैसला करना होता है कि कंपनी ने जब दोनों किस्म के शेयर्स उसके इशू किए हुए हों तो दोनों किस्म के शेयर्स के अगेंस्ट ही डिविडेंड की अनाउंसमेंट करनी होती है। तो यहाँ पे हमें प्रोरेटा बेसिस पे इस चीज़ की एलोकेशन करनी होगी कि टोटल डिविडेंड जो अनाउंस किया है उसमें से कितना पोर्शन प्रेफरेंस शेयर से रेलिवेंट है और कितना पोर्शन जो आपके ऑर्डिनरी या कॉमन स्टॉक से रेलेवेंट है। मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स इस चीज़ को जहन में रखना है कि प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड की अदायगी कंपनी के लिए लाजमी होती है, यानी कंपनी इसको चाहे अनाउंस करे या ना करे लेकिन उनको लाजमी तौर पर डिविडेंड देना होगा। अगर किसी साल में आप डिविडेंड नहीं दे सकते तो एक साल के अंदर जिसमें शॉर्ट डिविडेंड होगा उस बकाया जात यानी एरियस डिविडेंड को अगले साल के साथ मिला के अदा कर दिया जाता है। जबकि कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड की अदायगी मैंडेटरी नहीं होती। अगर कंपनी के रिज़र्व के अंदर या उसके रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस में इतना पैसा पड़ा हुआ हो और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद उसमें कोई पैसा बच जाए तो फिर आप कॉमन स्टॉक होल्डर को डिविडेंड दे सकते हैं। तो यहाँ पे दो हम हार्ड एंड फास्ट रूल डिस्कस करते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर से रेलेवेंट हैं। होल्डर्स ऑफ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट बी पेड एनी अनपेड प्रायर ईयर डिविडेंड बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड। ये जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ अगर उनकी कैटेगरी में कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का लफ्ज़ लिखा हुआ हो तो उनको डिविडेंड की अदायगी करते हैं, और अगर उनके डिविडेंड में कुछ बकाया जात भी पड़े हुए होंगे वो पहले करंट पीरियड के साथ मिला के दिए जाते हैं और उसके बाद फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की बारी आती है डिविडेंड की। तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी या हम इसकी इक्वेशन क्या बना सकते हैं, टोटल प्रेफर्ड डिविडेंड इज इक्वल टू एरियर प्लस करंट पीरियड डिविडेंड। यानी जब कम्युलेटिव प्रेफर्ड डिविडेंड होगा तो फिर पिछले साल के या पिछले पीरियड के जो बकाया जात पड़े हैं वो भी अदा किए जाएंगे पहले, और उसके बाद करंट पीरियड डिविडेंड के जो आपके बकाया जो अमाउंट बनता है वो दिया जाएगा। और ये दोनों किस्म की अदायगियाँ करने के बाद आपके पास अगर पैसा बचे तो फिर कॉमन स्टॉक होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है, होल्डर्स ऑफ नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये ख़ास टर्म है जिसको स्टूडेंट के ने याद रखना है। अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस स्टॉक हो तो बकाया जात भी दिए जाते हैं और करंट पीरियड का डिविडेंड भी दिया जाता है, लेकिन अगर नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हों मस्ट ओनली बी पेड एनी करंट ईयर डिविडेंड बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर रिसीव्ड डिविडेंड। यानी नॉन कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक की सूरत में सिर्फ मौजूदा पीरियड का डिविडेंड जो कि प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर का है वो प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद होता है और उनको अदा करने के बाद फिर ही कॉमन स्टॉक होल्डर की बारी आती है। नॉन कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर एरियर्स को अदा नहीं किया जाता है। तो हम इसको एक इक्वेशन की सूरत में लिख सकते हैं, टोटल प्रेफर्ड डिविडेंड इन केस ऑफ नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ओनली करंट पीरियड डिविडेंड आपने अदा करना है, और इसको अदा करने के बाद अगर आपके रिटेन्ड अर्निंग के अंदर बैलेंस पड़ा हो तो फिर कॉमन स्टॉक होल्डर को अदायगी की जाती है। अब इस कैश डिविडेंड की हम एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं और इस चीज़ को एक इलस्ट्रेशन की मदद से वाज़े करते हैं। ऑन December 31, 2017 IBR हैज़ 1000 शेयर्स ऑफ 8% यूरो 100 पार वैल्यू कम्युलेटिव प्रेफर्ड शेयर्स। यहाँ पे ये याद रखें कि जो प्रेफर्ड स्टॉक की कैटेगरी है वो कम्युलेटिव प्रेफर्ड शेयर्स बयान कर दी गई है। इट आल्सो हैज़ 50,000 शेयर्स ऑफ यूरो 10 पार वैल्यू ऑर्डिनरी शेयर्स। कंपनी ने $50,000 यूरो 10 पार वैल्यू पे ऑर्डिनरी शेयर्स भी इशू किए हुए हैं, यानी कंपनी ने दोनों किस्म के शेयर इशू किए हुए हैं। एट December 31, 2017 दे डायरेक्टर डिक्लेयर अ 6,000 यूरो कैश डिविडेंड। जब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हो गई तो उसमें डिसाइड किया गया कि 6,000 यूरो का डिविडेंड दिया जाएगा। प्रिपेयर द एंट्री टू रिकॉर्ड द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। चूँकि हमने ये देखा है कि डिविडेंड की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहले इसकी अनाउंसमेंट की जाती है,
फिर हाईलाइट कर दिया जाता है कि रिकॉर्ड डेट क्या होगी। रिकॉर्ड डेट पे किसी किस्म की एंट्री नहीं करते होते और पेमेंट डेट पे जाके आपने उस डिविडेंड को अदा कर देना होता है। तो यहाँ पे सिर्फ चूँकि हमें जो कहा गया है स्पेसिफिकली वो डिक्लेयर करने का कहा गया है और डिक्लेयर भी 6000 का कैश डिविडेंड कर दिया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड जो कि एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी के तौर पे डेबिट हो जाएगा और इसके अगेंस्ट डिविडेंड पेएबल को हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, डायरेक्टर्स ने खुद ही अमाउंट जस्टिफाई कर दिया है कि 6000 यूरो का डिविडेंड दिया जाएगा। और अगर हम अपनी इस गिवन डेटा के मुताबिक डिविडेंड लायबिलिटी की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड बनता है, चूँकि हमें पता है कि हमारे पास 1000 शेयर्स हैं जो प्रेफर्ड के हैं और इसके ऊपर 8% डिविडेंड की बात की गई थी। तो 1000 का जब आप 8% लेंगे और उसको इसकी पार वैल्यू यानी यूरो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8000 यूरो निकलता है। अब हमारी लायबिलिटी जो थी प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट वो तो 8000 यूरो की बन रही है, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि सिर्फ 6000 डिविडेंड दिया जाएगा। तो चूंकि इस साल के अंदर 2017 के अंदर जो टोटल डिविडेंड दिया जाएगा 6000, उसमें सारे की सारी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को ही डिविडेंड अदा कर दिया जाएगा और जो आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं उनको किसी किस्म का डिविडेंड नहीं मिलेगा। इस चीज़ की वजाहत मैंने नीचे कर दी है। Declared dividend is euro 6000 but dividend unpaid is euro 2000 which has to be paid in the next year, कि जिसको हमें अगले साल में अदा करना होगा। हमारी टोटल प्रेफरेंस शेयर्स की लायबिलिटी इस केस के अंदर 8000 यूरो की बन रही है, लेकिन डायरेक्टर ने चूँकि सिर्फ 6000 को अनाउंस किया है तो हम ये सारे का सारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अदा कर देंगे। और जब हम अगले साल में जाएंगे, अगले पीरियड में जाएंगे तो सिचुएशन कुछ यूँ होगी कि इलस्ट्रेशन की मदद से बयान करते हैं। एट दिसंबर 31 2018 यानी दूसरे साल के एंड पे IBR कंपनी डिक्लेयर्स आ यूरो 50,000 कैश डिविडेंड। कंपनी ने डिसाइड किया कि 50,000 यूरो का कैश डिविडेंड दिया जाएगा। प्रिपेयर द एंट्री टू रिकॉर्ड द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। हमें इस डिविडेंड को डिक्लेयर करने की एंट्री करनी है। तो ये वेरी सिंपल है, डिविडेंड जब भी अनाउंस किया जाता है आपको उसकी एक एंट्री पास करना पड़ती है। तो यहाँ पे कैश डिविडेंड को हम डेबिट कर देंगे 50,000 के साथ और डिविडेंड पेएबल को 50,000 से ही क्रेडिट कर देंगे। जब कंपनी ने एक दफ़ा डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया तो ये कंपनी की लायबिलिटी बन गई है और एक दफ़ा लायबिलिटी बन जाए तो इसको पे ऑफ करना ज़रूरी होता है। तो एट दिसंबर 31 2018 आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ अ यूरो 50,000 कैश डिविडेंड यानी 31 दिसंबर 2018 पे जब कंपनी ने कैश डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर दी हुई है, द एलोकेशन ऑफ डिविडेंड टू द टू क्लासेस ऑफ शेयर इज़ एज फॉलोज। तो दोनों क्लासेस ऑफ शेयर्स यानी प्रेफरेंस शेयर्स में और कॉमन शेयर्स में इस टोटल डिविडेंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है कि हमारी जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो इस यहाँ पे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बताए गए हैं और हमने अभी पिछली स्लाइड पे पढ़ा था कि जब भी कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो डिविडेंड की अदायगी करते हुए पहले उसमें करंट पीरियड के डिविडेंड देने हैं, फिर जो बकाया जाज यानी पिछले साल के जो मौजूद हैं उनकी भी साथ अदायगी करनी है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अव्वलियत देते हुए यानी उनको अदायगी करने के बाद अगर कोई पैसा बचेगा तो वो फिर आपने कॉमन स्टॉक होल्डर्स को अदा करना है। तो हम इसको इस तरह से एलोकेट करते हैं। टोटल डिविडेंड जो कि कंपनी ने अनाउंस किया है इस साल में यानी 31 दिसंबर 2018 में 50,000 यूरो और एलोकेटेड टू द प्रेफरेंस शेयर्स अमाउंट क्या बनेगा, जो पिछले पीरियड के यानी 2017 का जो पेंडिंग बैलेंस है जो कि अनपेड डिविडेंड था वो 2000 था, चूँकि पिछले साल भी 8000 यूरो बने थे लेकिन आपने 6000 की अदायगी की थी और 2000 आपका अनपेड था, तो वो 2018 में पहले आप अदा करेंगे और उसमें से फिर डिविडेंड जो है आप इस पीरियड का यानी 2018 का जो डिविडेंड होगा वो अदा करेंगे। वो टोटल यही बनता है 8000। तो टोटल जो हमने सेट कर दिया है प्रेफरेंस शेयर्स के लिए 2000 बकाया जात और 8000 इस पीरियड का, दोनों को जब जमा करेंगे तो टोटल 10,000 बन जाएगा और हम टोटल 50,000 कैश डिविडेंड में से प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है 10,000 माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग बैलेंस आपके पास आएगा वो 40,000 होगा। ये वो अमाउंट होगा जो कि हम
कॉमन स्टॉक होल्डर को अदा कर सकते हैं, यानी रिमाइंडर एलोकेटेड टू द ऑर्डिनरी शेयर्स। ये 40,000 का अमाउंट जो होगा इसको कॉमन स्टॉक होल्डर को दिया जा सकता है। शेयर और स्टॉक डिविडेंड, प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉरपोरेशन ऑन शेयर्स। अब यहाँ पे हम ये भी बात करते हैं कि कंपनी जो है प्रो रेटा बेस पे डिसाइड करती है कि आपने स्टॉक डिविडेंड देना है तो क्या कितना देना है। जैसा कि हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हुए हैं कि कंपनियां दो किस्म के डिविडेंड देती हैं, यानी कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड। और फिर इसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ स्टॉक स्प्लिट फॉर शेयर होल्डर्स, यानी अगर हम अपने शेयर्स को डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर वैल्यू में और लार्जर क्वांटिटीज़ के अंदर, तो उसके असरात क्या होते हैं बिफोर शेयर डिविडेंड एंड आफ्टर शेयर डिविडेंड। चूँकि हमने पहले ये देखना है कि शेयर डिविडेंड को अनाउंस करने से पहले कंपनी की सूरत हाल क्या थी, जबकि आफ्टर डिविडेंड देने के बाद उसकी कंडीशन क्या होती है। नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑन्ड इंक्रीजेज, यानी नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके बढ़ जाते हैं स्टॉक स्प्लिट की वजह से, बट परसेंटेज ऑफ कंपनी ऑन्ड रिमेन द सेम, जबकि कंपनी के अंदर जो आपकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग होती है, यानी जो इन्वेस्टमेंट की रेशो होती है वो सेम रहती है, उसके अंदर किसी किस्म की चेंज नहीं आती। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग, यानी इसके नतीजे में कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग में कमी वाक़ई हो जाती है। एंड इंक्रीज शेयर कैपिटल, कंपनी के शेयर कैपिटल में इजाफा हो जाता है। एंड शेयर प्रीमियम, कंपनी के जो कैपिटल रिजर्व यानी प्रीमियम की सूरत में पैसा होगा उसमें भी इजाफा हो जाएगा। और ये जो चेंज है हमने स्पेसिफिकली शेयर और स्टॉक डिविडेंड के अगेंस्ट ही देखनी है। शेयर और स्टॉक डिविडेंड पर्पसेस, इसके मकासद क्या होते हैं। रीजंस वाई कॉरपोरेशन इशू शेयर डिविडेंड, यानी कंपनियों को क्यों ज़रूरत पड़ती है कि वो शेयर्स डिविडेंड दें। चूँकि हमने पहले डिसाइड किया है कि डिविडेंड दो किस्म का होता है, कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड। नंबर 1 इसकी रीज़न है सेटिस्फाई शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है। डिविडेंड एक्सपेक्टेशन विदाउट स्पेंडिंग कैश, जब कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर नहीं होती और अपने शेयर होल्डर को मुतमईन करना भी होता है तो कंपनियां फिर डिसाइड करती हैं कि शेयर होल्डर्स को स्टॉक डिविडेंड दे दिया जाए। नंबर 2 इंक्रीज मार्केटेबिलिटी ऑफ द कॉरपोरेशन शेयर्स, मार्केट के अंदर उस कंपनी की पोजीशन को बेहतर करने के लिए आप अपने इमेज को, अपनी साख को बरकरार रखने के लिए फिर डिसाइड करते हैं कि उनको स्टॉक डिविडेंड दे दिया जाए। नंबर 3 emphasize a portion of equity has been permanently reinvested in the business, इसकी सूरत में एक नतीजा ये निकलता है कि आपकी इक्विटी का एक पोर्शन परमानेंटली इन्वेस्ट हो जाता है, यानी आपकी इक्विटी जो है कंपनी की सरमायाकारी की सूरत में ज़्यादा एंगेज हो जाती है, लोगों के अंदर इसका एतमाद बढ़ता है और जब एतमाद बढ़ेगा तो मार्केट में इसकी पोजीशन बेहतर होना शुरू हो जाती है जो कि कंपनी की फेवर में होता है। स्मॉल एंड लार्ज डिविडेंड, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि स्मॉल जब स्टॉक डिविडेंड देते हैं ये दो किस्म का होता है, स्मॉल शेयर डिविडेंड या लार्ज शेयर डिविडेंड। अमूमी तौर पे जो उसकी पहचान होती है, लेस दैन 20% to 25% ऑफ द कॉरपोरेशन इज़ इशूड शेयर रिकॉर्डेड एट फेयर मार्केट वैल्यू। स्मॉल डिविडेंड के जिसकी पहचान के लिए 0% से लेके 25% तक रेशो होती है, इसको हम स्मॉल डिविडेंड कहते हैं। और स्टूडेंट ये चीज़ याद रखनी है कि स्मॉल डिविडेंड को फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक रिकॉर्ड किया जाता है। जब हम इस शेयर स्टॉक डिविडेंड को मार्केट वैल्यू के मुताबिक जस्टिफाई करेंगे, एलोकेट करेंगे, तो फिर यहाँ पे प्रीमियम लोकेट होता है, प्रीमियम रिकग्नाइज होता है, क्योंकि मार्केट वैल्यू हमेशा शेयर की ज़्यादा होती है, उसकी पार या फेस वैल्यू कम होती है। इन दोनों को जो फ़र्क होगा वो कंपनी की प्रीमियम की सूरत में रिकग्नाइज किया जाएगा। जबकि लार्ज डिविडेंड के जिसकी रेशो 25% से लेके 100% तक हो सकती है, रिकॉर्डेड एट पार वैल्यू, इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी रेशो के अंदर जो डिविडेंड होता है उसको अगर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करें तो डिविडेंड का बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट बन जाएगा जो कंपनी के लिए पे करना मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखेंगे कि लार्ज डिविडेंड को हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। जब इस डिविडेंड को कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तो किसी किस्म का डिविडेंड जस्टिफाई नहीं होगा। अकाउंटिंग बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट
A small share dividend will have little effect on the market price of the outstanding shares। यानी यहाँ से एक चीज़ साबित होती है कि जो स्मॉल डिविडेंड होता है उसका इम्पैक्ट कंपनी की मार्केट प्राइस पे बहुत पॉजिटिव देखा गया है, और स्मॉल डिविडेंड देने की सूरत में कंपनी की मार्केटेबिलिटी बेहतर हो जाती है, और मार्केट प्राइस में इजाफे का मतलब ये होता है कि कंपनी को रिज़र्व यानी शेयर प्रीमियम हासिल हो रहा है। जब कंपनी की प्राइस मार्केट के अंदर इंक्रीज़ करती है तो वो कंपनी के पॉजिटिव इमेज या गुडविल को इंक्रीज़ करने का बायस बनती है। शेयर डिविडेंड की अब बात करते हैं। डेंसो लिमिटेड हैज़ अ बैलेंस ऑफ न्यूजीलैंड डॉलर 3 मिलियन इन रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी उसके पास $3 मिलियन का रिजर्व पड़ा हुआ है। इट डिक्लेयर अ 10% शेयर डिविडेंड, जैसा कि आपको परसेंटेज से पता चल गया कि ये स्मॉल डिविडेंड का केस है, ऑन इट्स 50,000 शेयर्स ऑफ $100 पार वैल्यू, यानी वो जो शेयर उनके पास मौजूद है उसकी पार वैल्यू एक शेयर की 100 है, और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर जो है वो 50,000 है। द करंट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इट शेयर इज़ 150, यानी जो शेयर इस वक्त मार्केट में $150 का है उसकी पार वैल्यू 100 है। इन दोनों को जो फ़र्क होगा वो शेयर प्रीमियम की सूरत में रिकग्नाइज होगा। तो जब 10% शेयर डिविडेंड डिक्लेयर हम करेंगे तो इसकी एंट्री कुछ यूँ होगी, शेयर डिविडेंड को हम डेबिट कर देंगे, यानी इसकी कैलकुलेशन यूँ करेंगे कि 50,000 शेयर को आप 10% जो कि रेट है डिविडेंड का उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसकी मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से शेयर डिविडेंड का अमाउंट जस्टिफाई हो गया 7,50,000। जबकि ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल, यानी ये हमने फिक्स कर दिए हैं कि इतने शेयर्स हमने पार वैल्यू पे इशू करने हैं, तो इसकी कैलकुलेशन कुछ यूँ होगी, 50,000 को जब 10% से मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 बन जाएगा, और उसको उसकी फेस वैल्यू यानी जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख का अमाउंट जस्टिफाई हो जाएगा। और स्टूडेंट ये याद रखना है कि जब भी ऑर्डिनरी शेयर्स को इम्पैक्ट दिया जाता है वो हमेशा फेस वैल्यू के मुताबिक होता है। अब आपने टोटल जो अनाउंस किया है वो 7,50,000 है, इसका इम्पैक्ट 5 लाख का चला गया शेयर कैपिटल के अंदर, तो रिमेनिंग बैलेंस जो होगा जो कि 2,50,000 का है ये शेयर प्रीमियम होगा। इसको ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि मार्केट प्राइस और ऑर्डिनरी जो इसकी पार वैल्यू है इसका जो फ़र्क होता है 50-50 को जब आप 5,000 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2,50,000 का प्रीमियम आ जाएगा। और जब हम इस शेयर को इशू करेंगे तो ये जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूटेबल बनाया है अगले लम्हे पे या अगली स्टेज पे उसको डेबिट कर दिया जाता है, और इसके अगेंस्ट जो शेयर्स होते हैं उनको शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो हमने लाइबिलिटी बुक की थी 5 लाख की, उसको जब हम शेयर इशू करेंगे तो डेबिट कर देंगे। डेबिट करने की सूरत में हमारी लाइबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जबकि हमने मज़ीद शेयर इशू कर दिए तो स्टूडेंट ये जानते हैं कि जब शेयर इशू किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। तो स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन की सूरत में आपके पास कुछ यूँ सूरत बन जाएगी कि ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल 5 लाख है, जबकि पहले से आपके पास जो कैपिटल पड़ा हुआ है वो टोटल ये लिखा हुआ है, तो इसमें जमा करके आप यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। यानी जो ऑलरेडी आपके पास कैपिटल मौजूद है डिविडेंड की सूरत में उसके अंदर ही एडजस्टमेंट होती है। और स्टूडेंट ये चीज़ याद रखेंगे कि जब भी कंपनियां स्टॉक डिविडेंड अनाउंस करती हैं तो इसके असरात इक्विटी के ऊपर कोई नहीं होते, यानी सिर्फ ये होता है कि कंपनी का इंटरनल स्ट्रक्चर ही चेंज होता है। जितना अमाउंट हमने रिटेन्ड अर्निंग में से निकालना होता है, यूज़ करना होता है, उतना ही अमाउंट दो सूरतों में, यानी एडिशनल पेड इन कैपिटल रिजर्व की सूरत में और लीगल कैपिटल की सूरत में स्टॉक होल्डर इक्विटी में प्लस कर दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक डिविडेंड का इम्पैक्ट स्टॉक होल्डर इक्विटी पे कोई नहीं होता, जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ही चेंज होता है। शेयर डिविडेंड, इफ़ेक्ट्स ऑफ शेयर डिविडेंड, इसके असरात क्या हो सकते हैं, यानी इस असरात को थोड़ा सा डिटेल में देखने की ज़रूरत है कि इक्विटी के यानी बिफोर डिविडेंड और आफ्टर डिविडेंड में शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी अगर आपके पास 5 मिलियन है, शेयर प्रीमियम ऑर्डिनरी कोई नहीं है, टोटल पेड इन कैपिटल जो कि दोनों का मजमुआ होता है आपके पास 5 मिलियन है, रिटेन्ड अर्निंग आपके पास 3 मिलियन है, दोनों को जब जमा करेंगे तो टोटल इक्विटी आपके पास 8 मिलियन की है। आउटस्टैंडिंग शेयर जो कि 50,000 थे, इसको तकसीम किया तो पार वैल्यू पर शेयर आपके पास 100 बन गई। जबकि चेंज किस वक्त होती है,
कि जिस वक्त हम इसके डिविडेंड की अदायगी करते हैं, तो डिविडेंड को जब हम डिसाइड करेंगे तो वो 5 लाख बना, जबकि शेयर प्रीमियम चूँकि डिविडेंड हमने स्टॉक की सूरत में देना है तो 5 मिलियन में जो हमने स्टॉक डिविडेंड का 5 लाख है वो भी जमा कर देना है। तो इस तरह से टोटल आपके पास आफ्टर डिविडेंड में 55 लाख रुपए के अमाउंट से शेयर कैपिटल शो हो जाएगा, जबकि पहले यहाँ पे प्रीमियम का कोई अमाउंट मौजूद नहीं है। लेकिन इस जब हमने स्मॉल स्टॉक डिविडेंड दिया तो यहाँ पे 2,50,000 रुपये का जो शेयर प्रीमियम है वो रिकग्नाइज हो गया, वो भी यहाँ पे ऐसे ही प्रेजेंट हो जाएगा। तो चेंज की सूरत में आपके पास 7.5 लाख रुपए यहाँ प्लस हो रहा है, और आफ्टर डिविडेंड चूँकि यहाँ पे पहले 5 मिलियन था और उसमें जब 7,50,000 रुपया और प्लस हो गया इक्विटी में तो टोटल ये 57,50,000 रुपये की बन गई। जबकि रिटेन अर्निंग की सूरत में पहले आपके पास 3 मिलियन था, इस 3 मिलियन में से जब हमने 7,50,000 रुपया जो कि डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होता है, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए यूज़ होता है, वो माइनस हो जाएगा। तो आपके डिविडेंड आपके रिटेन अर्निंग का बैलेंस 22,50,000 मौजूद है। इन दोनों को जब हम जमा करें तो ये टोटल 8 मिलियन ही बनता है। तो ये पहले भी 8 मिलियन था और आफ्टर द डिविडेंड पेमेंट भी 8 मिलियन है। तो ये मैंने पहले ही स्टूडेंट्स ये बयान किया था कि स्टॉक डिविडेंड देने से कंपनी की स्टॉक होल्डर इक्विटी पे ओवरऑल कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ही चेंज होता है और इस तरह से फिर पार वैल्यू भी सेम ही रहेगी। शेयर और स्टॉक स्प्लिट वो कंडीशन होती है कि जिसमें हम अपने शेयर्स को डिवाइड करके स्मॉलर वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी होती है उसी रेशो में बढ़ जाती है। स्टॉक स्प्लिट रिड्यूसेस द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, इसकी वजह से मार्केट में इसकी वैल्यू में कमी वाक़ई हो जाती है। इसके पीछे जो बिहाइंड द सीन फैक्टर भी यही होता है कि जब कंपनी की शेयर की वैल्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली मार्केट में इंक्रीज़ कर जाती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट या उसको डिवाइड करना ज़रूरी हो जाता है ताकि मार्केट अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। नो एंट्री रिकॉर्डेड फॉर ए शेयर स्प्लिट के लिए हमें किसी किस्म की अकाउंटिंग एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें किसी किस्म की चेंज नहीं आती, जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ही चेंज होता है, यानी नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाते हैं और कंपनी की मार्केट वैल्यू जो शेयर की होती है वो डिवाइड होकर उसी रेशो में कम हो जाती है। डिक्रीज़ पार वैल्यू एंड इंक्रीज नंबर ऑफ़ शेयर्स, तो इसकी वजह से स्टॉक स्प्लिट की वजह से पार वैल्यू एंड इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, जबकि पार वैल्यूज़ की उसी रेशो में डिवाइड हो जाती है। अज्यूम डेंसियो लिमिटेड स्प्लिट इट्स 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन अ 2-for-1 बेसिस, यानी एक शेयर को 2 में तकसीम कर दें। तो जैसा कि हमने पहले भी इसको शो किया था कि बिफोर शेयर स्प्लिट के हमारे पास 5 मिलियन की कैपिटल था और 3 मिलियन का ऑर्डिनरी आपके पास रिटेन अर्निंग मौजूद थी। टोटल इक्विटी में 8 मिलियन पड़ा हुआ था और 50,000 शेयर्स थे, तकसीम करने से फेस वैल्यू हमारे पास एक शेयर की बन रही थी 100। जब चेंज हमने की है तो चेंज में तो किसी किस्म की यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, क्योंकि चेंज करने से जैसा कि हमने पहले डिसाइड किया कि पार वैल्यू तो कम हो जाती है और नंबर ऑफ़ शेयर्स उसी तादाद में बढ़ जाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल कोई नहीं होता स्टॉक होल्डर इक्विटी पे। तो आपका जो कैपिटल है फिर भी इतना ही रहेगा, रिटेन अर्निंग भी इतनी ही रहेगी और टोटल आपका जो स्टॉक होल्डर इक्विटी का अमाउंट है वो भी 8 मिलियन ही रहेगा। जबकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब अपने शेयर्स को हम स्टॉक स्प्लिट कर देते हैं तो 2-for-1 का मतलब ये हुआ कि पहले हमारे पास 50,000 शेयर्स थे, ये चेंज हो के जब इसको 2 से ज़रब दे देंगे ये 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब 8 मिलियन को 1 लाख शेयर पे आप तकसीम करेंगे तो आपके पास $50 की वैल्यू पर शेयर निकल आएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके डबल हो गए लेकिन पार वैल्यू उसका हाफ हो गई। तो इसका अल्टीमेटली नतीजा ये निकलता है रिजल्ट्स इन अ रिडक्शन ऑफ द पार आर स्टेटेड वैल्यू पर शेयर। हम ये कह सकते हैं कि पार वैल्यू उसी रेशो में कम हो जाती है कि जिस रेशो में इसके नंबर ऑफ़ शेयर्स में इजाफा होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर नंबर 34 ख़त्म हुआ। नए लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।